गुड मॉर्निंग और आपको बच्चों क्लास 9 में केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है चैप्टर फर्स्ट का। उसमें हम आपको ठोस द्रव गैस और इनमें इनके लक्षण अंतर को कैटेगराइज करके आप समझ लिख सकते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक कॉलम में इधर लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी, एक कॉलम में लिख लीजिएगा गुण, एक कॉलम में ठोस, एक कॉलम में द्रव, एक कॉलम में गैस। 3 कॉलम ऐसे बना लीजिएगा। अंतर आता है लिखने के लिए। तो ऐसे आयतन, आकार, गतिज ऊर्जा, अंतरावकाश, ऐसे करके 4-5 पॉइंट ऐसे बना लीजिए। अब ऐसे इसमें देखो आयतन ठोसों का क्या होता है, निश्चित, यहाँ लिखिए निश्चित। आकार ठोसों का क्या होता है, निश्चित। गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है क्योंकि इनके अणु सबसे नजदीक होते हैं। अंतरावकाश भी इसमें सबसे कम होता है। अब ऐसे द्रव में आ जाओ। आयतन द्रव का निश्चित होता है लेकिन आकार इसका अनिश्चित होता है। गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम। अंतरावकाश भी क्या होगा, ठोस से अधिक। ऐसे गैस में आ जाओ। आयतन और आकार दोनों की बात करें तो दोनों क्या होते हैं गैस में, अनिश्चित, अनिश्चित। गतिज ऊर्जा क्या होगी इसमें, सबसे अधिक। और अंतरावकाश भी इसमें क्या होगा, सबसे अधिक। ये देखो ऐसे अंतर आप लिख सकते हैं इसमें। अब जैसे एक टॉपिक आता है कि अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या कीजिए। यही जो पॉइंट अंदर में पड़े हैं इन्हीं को आप क्या कर रहे हैं, हेडिंग बना लेंगे। जब भी आ जाता है पेपर में क्वेश्चन की अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या कीजिए, तो यही 3-4 हेडिंग पढ़ना। यही 4 हेडिंग ठोस में डाल दो, एक द्रव में डाल दो, एक गैस में डाल दो, बस। अब यहाँ आपने लिखा कि ठोसों के आकार में निश्चित, द्रव में आकार क्या होता है इसका, सॉरी एक पॉइंट, द्रव का आयतन, ठीक है, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या होता है, लेकिन ऐसे ही इतने लिख देने से काम नहीं चलता। जब भी अणुगत सिद्धांत के आधार पर व्याख्या आती है तो आप इसके आगे क्योंकि डाल के उसका जवाब देते हैं। जैसे आयतन हेडिंग पड़ी ठोस की व्याख्या, उसमें पहली हेडिंग आपने लिखा आयतन, तो लिखेंगे ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्योंकि, अब आगे की बात करेंगे, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतरावकाश बहुत कम होता है, जिससे ये क्या होते हैं, चलने फिरने में यानी कि गति करने में असमर्थ होंगे। अब ऐसे ही देखो आकार में क्या करेंगे, अणुओं के अत्यधिक पास होने के कारण ये बहुत प्रबलता से जकड़े होते हैं, जिसके कारण इनके आकार निश्चित होते हैं। ऐसे एक 2 पॉइंट, एक लाइन आपको ऐसे पूरा इसमें लिख देना रहेगा। यहाँ बस सिद्धांत के आधार पर व्याख्या हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है आपका अंतर, ठोस द्रव गैस में अंतर, ठीक है। अब आ जाते हैं और बातें देखो। आपको उस दिन हम अवस्था परिवर्तन तक की बात किए थे। एक बार उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार उसको पुनः रिवाइज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं उसको। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे।
कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंजिंग। अब देखिए, हमने कहा था कि ठोस है, ठोस को हम चेंज कर लिए द्रव में और द्रव को चेंज कर लिए गैस में। ठोस हमारा सीधे गैस में बदल गया, गैस हमारा सीधे ठोस में बदल गया, गैस हमारा द्रव में चेंज हो गया, द्रव हमारा ठोस में चेंज हो गया। यही वो प्रोसेस है। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तन होता है। इस घटना का नाम क्या बताया गया था? ऊर्ध्वपातन। और गैस अगर ठोस में चेंज हो रहा तो विक्षेपण, ठोस अगर द्रव में चेंज हो रहा या गल रहा है तो गलन, और द्रव गैस में बदल रहा या वाष्पित हो रही है तो वाष्पन। गैस द्रव में चेंज हो रहा तो इसको बोलेंगे द्रवण, और द्रव ठोस में हो रहा तो इसको बोलेंगे संघनन, या इसी को बोलते हैं हिमीकरण। द्रव ठोस में चेंज होगा तो हिमीकरण। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट को आपको जानकारी दे दी गई थी। तो देखो, डेफिनेशन सबकी मालूम थी आपको। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस में बदल जाए तो इसको निक्षेपण कहते हैं। ठोस अगर गल कर द्रव अवस्था में चेंज हो रहा तो उसको गलन, और जिस टेम्परेचर पे यह गलकर द्रव अवस्था में बदलेगा उस टेम्परेचर को गलनांक बोलेंगे। द्रव को गर्म करके वाष्प में बदल देने की क्रिया को वाष्पन बोलते हैं। गैस पे दबाव बढ़ा के ध्रुवित करने की क्रिया को द्रवण बोलते हैं। और द्रव को जमा कर ठोस अवस्था में बदल देने की क्रिया को हिमीकरण बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जब द्रव उबलने लगता है तो वह वाष्प अवस्था में बदलता है। इसको क्वथन के नाम से हम जानते हैं। जब कोई द्रव उबलकर वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो उसको क्वथन बोलते हैं। वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, या जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह द्रव उबलने लगता है। इस क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इतनी बात की जा चुकी थी। अब इसके आगे देखो, एक क्रिया होती है, जैसे आपने लिखा वाष्पन और क्वथन, वाष्पन और क्वथन, इन दोनों टर्म की बात कर ली जाए। वाष्पन क्या होती है? द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और क्वथन क्या होता है? जब कोई द्रव उबलने लगता है तो उस घटना को क्वथन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में अंतर आता है कभी कभी पेपर में, वाष्पन और क्वथन में डिफरेंस। तो इसमें क्या देते हैं? वाष्पन की क्रिया और क्वथन की क्रिया में अंतर क्या होता है? जो वाष्पन होती है, आपको हम यहाँ एक डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। इसमें भी द्रव भरा गया है, एक पात्र है, और इसमें भी द्रव भरा गया है, एक पात्र है। इस द्रव को हम गर्म कर रहे हैं, इस द्रव को गर्म किया जा रहा है, इसको ऐसे ही रखा गया है। ठीक है, तो जो वाष्पन की क्रिया आपकी होती है उसको किसी बाह्य स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप धीरे धीरे एक क्रम पे होती रहती है। लेकिन जो क्वथन होता है उसमें हम लिक्विड को, जल को, या कोई भी लिक्विड मटेरियल है उसको हम हीट करते हैं, हीट करके उसको वाष्प अवस्था में बदलते हैं। और एक बात देखो ध्यान से कि वाष्पन की क्रिया एक परतीय होती है। मेरे कहने का मतलब है
द्रव की जो अपर लेयर है यहीं से वाष्प अवस्था में द्रव के कण यहीं से वाष्पित अवस्था में निकलेंगे, जबकि वाष्पन की क्रिया जो पथन की क्रिया जो होती है, ये देखो लिक्विड के पार्टिकल हैं जो कि नीचे, जब इनको आप गर्म करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेंगे और ऊपर का पार्टिकल नीचे की ओर मूव करेगा। ये घटना होती है, ध्यान दीजिए। जिसकी ऊर्जा बढ़ी वो ऊपर जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम है जब वो ऊपर जाएगा तो नीचे मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से ऊपर चला गया तो नीचे वैकेंसी हो जाएगी और फिर ऊपर के द्रव के पार्टिकल द्रव के हम नीचे आ जाएंगे एनर्जी लेंगे, फिर इनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊपर चले जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से क्रम चलता रहता है। इसी बात का हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो द्रव होता है आपका क्वथन की जो घटना होती है इसको बोलते हैं बहुपरतीय। वाष्पन की क्रिया एक परतीय होती है जबकि क्वथन की क्रिया बहुपरतीय होती है। ध्यान दीजिए, वाष्पन में द्रव की ऊपरी सतह के अणु वाष्पित होते हैं जबकि क्वथन में एक साथ संपूर्ण द्रव में उबलने की क्रिया होती है। इस चीज को वाष्पन और क्वथन में ऐसे डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, टेम्परेचर रिलेशन में हमने आपको फार्मूला दिया था, टेम्परेचर रिलेशन से रिलेटेड बातें थी। उसमें हमने आपको ये कहा था कि अगर डिग्री सेल्सियस दिया है केल्विन में चेंज करना है या केल्विन दिया है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, अगर सेल्सियस दिया है केल्विन में बदलना है तो अंश सेल्सियस में 273 आप जोड़ देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, केल्विन। अब ऐसे अगर केल्विन दिया है सेल्सियस में बदलना है, केल्विन से 273 आप माइनस कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये फार्मूला आपको दिया गया था। इसके अतिरिक्त हमने कहा था एक फार्मूला C/5 F-32/9। एक फार्मूला ये होता है, ये है आपका सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन है वो इस फार्मूले से निकलता है। सेल्सियस और केल्विन के बीच के रिलेशन का फार्मूला ये है। अब इस पे सवाल आता है, जैसे हमने कहा कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर, क्या करेंगे, 27 में 273 जोड़ देंगे, आपका केल्विन आ जाएगा। अगर हमने कहा कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर, तो 300 में से 273 आप माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा वो डिग्री सेल्सियस होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको कराई जा चुकी है, इस फार्मूले को भी आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलिए देखिए, आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका आंसर आप लोग लिखेंगे, नहीं आएगा तो हमको सूचित करेंगे, उसका जवाब आपको बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका ये है, पहला सवाल, अंतर आणविक बल। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल पदार्थ की किस अवस्था, अंतर आणविक बल पदार्थ की किस अवस्था में अधिक होता है, किस अवस्था में अधिक होता है, ये आपका क्वेश्चन है।
इसमें दिया गया है ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें साथ साथ ये भी पूछा गया है, ये 3 दिए गए, फिर इसी में आगे एक टर्म और जोड़ दिया गया है, इससे अंतराण्विक बल के घटते क्रम में लिखो। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतराण्विक बल पदार्थ की किस अवस्था में अधिक होता है। पहले इसका जवाब देखेंगे कि इन तीनों में से किस में अधिक होता है। फिर इसी में आया है कि इसे अंतराण्विक बल, किसे, ठोस द्रव गैस को अंतराण्विक बल के घटते क्रम में लिखो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप स्क्रीनशॉट करते रहिए या फिर नोट करते रहिए। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कणों की गतिज ऊर्जा। अब ये पूछ रहा है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कणों की गतिज ऊर्जा का क्रम लिखो। कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा का क्रम लिखो। ये सवाल नंबर 2 है आपका। ठोस द्रव गैस तीनों में गतिज ऊर्जा के क्रम में लिखना है आपको, चाहे बढ़ते क्रम में लिखिएगा या घटते क्रम में लिखिएगा। सवाल नंबर 3, क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं। सवाल नंबर 4, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की क्रिया, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की क्रिया तीव्र हो जाती है। वाष्पन की क्रिया तीव्र हो जाती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है आपका। गीले कपड़े को सुखाने के लिए धूप में फैलाना पड़ता है, क्यों। सवाल नंबर 5, गीले कपड़े को सुखाने के लिए, सुखाने के लिए धूप में फैलाते हैं, क्यों। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको लिखने हैं। ना आने की दशा में आप उनको सूचित करेंगे कमेंट बॉक्स में। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप डालेंगे, आंसर नंबर 1, 2, 3, 4 करके। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है उसी क्वेश्चन को आप सीरियल नंबर में डालिएगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है जहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 डालें, ऐसे नहीं। जिस क्रम में क्वेश्चन दिए गए हैं इसी क्रम में आपको आंसर लिखना है। कि आंसर नंबर 1 कर रहे हो तो आंसर नंबर 1 डालिए, आंसर नंबर 4 कर रहे हो पहले तो आंसर नंबर 4 डालिएगा। इतना आप 5 क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। नहीं आएगा तो आप उनको बता देंगे कि ये क्वेश्चनों के जवाब उनको नहीं आए हैं, हम उनको आंसर कमेंट बॉक्स में अपलोड कर देंगे। फिलहाल आप कोशिश करिएगा कि इनके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए। धन्यवाद।